हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है अपना वेव ऑप्टिक्स, जिसे हम तरंग प्रकाशिकी भी कहते हैं। इसका ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले 3 लेक्चर और हो चुके हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है। हमारे चैनल पर विजिट करके आप उनको देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपवर्तन, और इस अपवर्तन को अपन सिद्ध करेंगे हाइगन की तरंग सिद्धांत की सहायता से। हाइगन ने जो तरंग सिद्धांत दिया था उसकी सहायता से, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है ना। बेसिक सी चीज़ है। देखो, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो होता क्या है ना। और उससे लेकर जितनी भी कंडीशन थी उन कंडीशन को भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमेशा एक कॉन्स्टेंट निकल के आता है ना। जो C1/C2 भी लिख देते थे, N1/N2 या फिर μ1/μ2, लेकिन ये हमेशा एक कांस्टेंट राशि निकल के आता था जिसके मान में कभी भी नियतांक होता था, है ना। ये हमेशा एक नियतांक होता था किसी विशेष परिस्थिति के लिए। जैसे हमारे पास माध्यम 1 है और माध्यम 2 है। माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ है, तो उसके लिए साइन आई और साइन आर का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप इस कोण को जितना बदल लो, कितना भी बदलना चाहो उसको बदल लो, लेकिन साइन आई और साइन आर का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको पढ़ चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा ये आई क्या है, आर क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने पुराना जो लेक्चर है प्रकाश का अपवर्तन का वो देख लिया हो। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो या यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। अब तक क्या पढ़ चुका था उसको भी एक बार देख लेते हैं अपन। देखो, एक तो हमने ये पढ़ लिया था कि प्रकाश होता क्या है ना, उसकी प्रकृति क्या होती है। विभिन्न वैज्ञानिकों के मत भी देख लिए थे। फिर हमने हाइगन चर्चा को देखा था जो कह रहे थे कि प्रकाश की प्रकृति तरंगी है ना। और प्रकाश की तरंगी प्रकृति है, उन्होंने इस तरंगी प्रकृति से प्रकाश के परावर्तन की घटना को सिद्ध कर दिया था, व्यतिकरण की घटना को सिद्ध कर दिया था, है ना। साथ ही साथ उन्होंने अपवर्तन की घटना को सिद्ध कर दिया था। और आज हमें यही देखना है कि किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है, और उसे तरंगी सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करके हमें बताना है, जो कि हाइगन चर्चा ने हमारे किया था, है ना। वो हमें करके बताना है। इसके लिए पुराने लेक्चर देखिए होने जरूरी है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे हमारे पास ये एक तरीके से एक पृष्ठ है ना, एक सरफेस है। क्या है, सरफेस है। अब यहाँ पर एक मीडियम है जो कि है माध्यम 1, और यहाँ पर एक मीडियम है जो कि है माध्यम 2। समझने की कोशिश करो, माध्यम क्या होते हैं। माध्यम जैसे वायु हो गया, है ना, ये एक माध्यम है। जैसे जल हो गया, ये एक माध्यम है। दोनों की कंडीशन जो होती है अलग अलग होती है, दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए पानी, वायु है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर मान लीजिए पानी है। पानी मान लो, आप कांच मान लो, है ना, या कोई भी चीज़ मान लो, लेकिन हाँ यहाँ पर माध्यम अलग है ना। यहाँ पर माध्यम अलग है, यहाँ पर जल ही मान के चलता हूँ, यहाँ पर माध्यम अलग है। तो जब प्रकाश की किरण आएगी हमारी ऐसे, इस तरीके से ऐसे, तो इस प्रकाश की किरण को कायदे से ऐसे जाना चाहिए था। प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, बिल्कुल, है ना। इस बात से आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश की किरण कभी भी गति करती है तो वो एक सरल रेखा में गति करती है। वो ऐसे नहीं गति करती जैसे लहरा के चल रही है, जैसे सांप चलता हो, है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब इस तरीके से प्रकाश की किरण को ज़्यादा तो जाना तो सीधे सीधे चाहिए था, लेकिन वो गई नहीं सीधा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से मुड़ गई, जाना उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो चली कैसे गई, ऐसे चली गई, है ना। और इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, जैसे आप यहाँ पर इस इमेज को देख पा रहे होंगे, है ना। आपने अक्सर देखा होगा ये जो पेन है इसको जैसे ही आप गिलास वगैरह में डाल देते हो जिसके अंदर पानी भरा होता है, तो आप देखते हो कि ये पेन हमें कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए थी, लेकिन हमें ये इधर दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपकी आंखों से जो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होके जा रही है यहाँ से, वो प्रकाश की किरण की गति बिल्कुल सरल नहीं है। यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना आपको देखने को मिल रही है ना। जो लाइट है वो यहाँ पर बेंड हो जा रही है। कैसी हो जा रही है? बेंड हो जा रही है। और भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। तो ये टॉपिक जो है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, है ना। अब इसको हम किसकी सहायता से सिद्ध करके देखेंगे? तरंग की प्रकृति की सहायता से। ओके, ये हमने एक पृष्ठ डाल लिया ऐसे। ये हमारा माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते चलो। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ओके, अब हमारी क्या है, दो प्रकाश की किरण आई कुछ इस तरीके से, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई, है ना। अब इनको कायदे से जाना कैसे चाहिए था? कायदे से अगर ये ऐसे आ रही हैं तो इनको थोड़ा कलर डाउन मान लेते हैं। अगर ये ऐसे आ रही हैं तो इनको ऐसा चला जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधी रेखा में जैसे ये आई, ऐसे ही जाना चाहिए था। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होगा नहीं,
है ना। निस्संदेह इनको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये गई कैसे, ये गई थोड़ी अलग डायरेक्शन में। कैसे, इधर की ओर। ये प्रकाश की किरणें भी मुड़ गई इधर की ओर। तो इनको जिस दिशा में जाना चाहिए था ये उस दिशा में गई नहीं, ये थोड़ा सा मुड़ गई। अब यहाँ पर अपन एक अभिलंब डालते हैं जो कि कुछ इस तरीके से डाला जाता है। अब भली भांति परिचित होंगे इससे, है ना। ये हमने कोई एम एन अभिलंब डाल दिया, मान लीजिए एम एन, इसको एम एन बोल दो, एम एन, है ना। इस तरीके से अपन ने क्या है, कोई अभिलंब डाल दिया। इसको लॉक कर देता हूँ वरना बाद में दिक्कत आएगी। ओके, इस तरीके से अपन ने क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया, है ना। तो अब जब प्रकाश की किरण आ रही होती है तो वो आते समय इस अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। उस कोण को मैं मान के चल रहा हूँ कि वो कोण आई है। क्या है वो कोण, है आई, है ना। और जाते समय भी ये कोण बनाती है। जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये जा रही है तो जाते समय भी ये कोण बनाएगी। और ये नहीं है ना, ये प्रकाश की किरण नहीं है। ऐसे उसको जाना चाहिए था। मैं इसको मिटा भी देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो वास्तविकता में ऐसे गई, नहीं गई। ये आपको डायग्राम बढ़िया नोट्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि नोट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो प्रकाश की किरण को वैसे जाना चाहिए था लेकिन वैसे गई नहीं, और उस रेखा से हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको मैंने मिटा दिया। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए कौन बन रहा है वो आर है, क्योंकि प्रकाश की किरण आते समय कितना कोण बनाती है, आई कोण बनाती है। जाते समय कितना कोण बनाती है, आर कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमने दो प्रकाश की किरणों को लिया है कुछ इस तरीके से। आते समय जो आई कोण बना रही है, जाते समय कितना कोण बना रही है, आर कोण बना रही है। और इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। आते समय जो कोण है वो कितना है, आई है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो सारी चीज़ें हैं उनको मैं पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रकाश की किरण इस तरीके से, ये माध्यम एक है अपना, है ना, और ये माध्यम दो है। जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही होती है तो ये माध्यम में क्या है, इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। और हम अगर इसके सेंटर से बिल्कुल लंब डालते हैं, लंब क्या होता है, जो बिल्कुल लंबवत होता है, रे जो माध्यम का पृष्ठ है उसके बिल्कुल लंबवत होता है इस तरीके से। जो यहाँ पर 19 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल, या इधर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है इस सरफेस से, उसको अपन क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लंब डालने पर जो प्रकाश की किरणें आते समय जो कोण बना रही है इस लंब के साथ, वो मान लीजिए आई है। और प्रकाश की किरणें जाते समय जो कोण बना रही है वो मान लीजिए आर है। क्या है, आर है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल बाबा ने एक नियम दिया था, एक वैज्ञानिक थे स्नेल, जिन्होंने नियम दिया था कि साइन आई, ये जो आई है यानी आते समय प्रकाश की किरण जो कोण बनाती है अवलंब के साथ, बटे साइन आर जो जाते समय कोण बनाती है अवलंब के साथ, उन दोनों की ज्याओं का अनुपात हमेशा कांस्टेंट राशि होता है। जो C1/C2 भी हो सकता है, N1/N2 भी हो सकता है ना। मान लीजिए अभी C1/C2 यहाँ पर लेकर चलते हैं। C1 C2 ये प्रकाश की चाल है, माध्यम दो में है ये, और माध्यम एक में है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने प्रकाश के अपवर्तन में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हाइगेन का सिद्धांत क्या था, जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये गति कर रही है तो ये इस तरीके से गति नहीं करती, ये इस तरीके से गति करती है। प्रकाश की गति जिस दिशा में हो रही है उस दिशा में लंबवत इस तरीके से क्या है, तरंग चलती है। इस तरीके से क्या है, तरंग चलती है। अब मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, जैसे एक प्रिज्म ड्रॉ करता हूँ, आपने प्रिज्म तो देखा ही होगा, है ना। प्रिज्म से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये घटना आपने अक्सर देखी होगी, नहीं देखी तो मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया था, उसको आप देख लेना, है ना। तो जब भी प्रिज्म से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, है ना, तो वो इस तरीके से क्या है, बेंट हो जाती है। और भी हमने प्रकाश की किरणों को गुजारा, और भी इस तरीके से, तो ये क्या हो जाती हैं, इस तरीके से बेंड हो जाती हैं, इस तरीके से बेंड हो जाती हैं। तो इन तीनों के लंबवत, लंब तो अब आप जान ही गए होंगे, जो 19 डिग्री का एंगल बनाए इस तरीके से, है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल उसके लंबवत हो, जैसे ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत है ना। तो प्रकाश की तरंग कुछ इस तरीके से गति कर रही है, इस तरीके से तरंग के फॉर्मेट में। जाते समय भी ये इस तरीके से मुड़ गई, लेकिन कोण हमेशा कितना रहा इनके बीच में, 19 डिग्री का ही रहा। यहाँ पर भी कितना कोण रहा, 19 डिग्री का ही रहा, और यहाँ पर भी कितना कोण रहा, 19 डिग्री का रहा। अच्छा, लेंस तो आपने देखा ही होगा। अच्छा, लेंस को भी हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब इससे होता क्या है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, इस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही है ना। तो ये क्या होती है, इस तरीके से बेंट हो जाती है।
इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पर तो ठीक है, चलता है, समझ में आता है कि लंबवत है, तरंग लंबवत गति कर रही है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो तरंग कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है, तो ये उस सर्कल का सेंटर हो गया, उस सर्कल का सेंटर हो गया। तो सर्कल से निकलने वाली जितनी भी रेखा है लंब होती है ना। तो यहाँ पर जो अपनी तरंग है वो इनकी तरह सीधी नहीं होती, यहाँ पर ये बेंड होती है थोड़ी इस तरीके से, सर्कल के फॉर्मेट में ऐसे गति करने लगती है, ऐसे इस तरीके से। तो ये सर्कल से निकलने वाली रेखा लंब होती है। तो कुल मिलाकर हाइगन ने बताया था कि इस तरीके से तरंग के फॉर्मेट में जो है प्रकाश गति करता है। इसे समझने के लिए पहला लेक्चर देखा होना जरूरी है। और ये हमेशा जो एंगल रहता है ये हमेशा 90 अंश का रहता है, 90 डिग्री का रहता है ना। तो चूंकि यहाँ पर भी प्रकाश उसी फॉर्मेट में गति करेगा, है ना, जो हमेशा यहाँ पर कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री का, कितना एंगल रहेगा यहाँ पर, 90 डिग्री का। चलिए इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये ए है, ये बिंदु ए है, और ये वाला जो बिंदु बी है। कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात यहाँ पर हुआ क्या कि ये ए यहाँ पर पहुँच गया और ये बी कुछ इस तरीके से, यानी कि प्रकाश कण, अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली कण के फॉर्मेट में तो कण आया इस तरीके से गति कर रहा है ना, और तरंग के फॉर्मेट में वो किस तरीके से गति करता है, इस तरीके से। यहाँ पर ये दो मैंने आकृतियां बनाई हैं, इनको मैं एक बार और बनाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, और डिफरेंट कलर लूंगा मैं यहाँ पर। इस तरीके से गति करता है प्रकाश, ऐसे ऐसे तरंग के फॉर्मेट में, जो कि हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये यहाँ पर बना दी, कुछ समय बाद ये यहाँ पर पहुँच गया, मान लीजिए टी समय बाद ये यहाँ पर पहुँच गया। ये बिंदु इसका ए है, ये बिंदु बी है ना। अब ये बिंदु ए डैश हो गया, ये बिंदु बी डैश हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस तरंग को कितना समय लगा, मान के चलिए टी समय लगा। समय कितना लगा, टी समय लगा, टी समय लगा। लेकिन यहाँ पर ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, यहाँ पर वेग अलग रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर वेग अपना v1 रहा, या मान के चलिए वेग यहाँ पर अपना c1 रहा। क्या वेग मान के चल रहे हैं, यहाँ पर c1 रहा। अब ये माध्यम परिवर्तित हो गया, तो माध्यम परिवर्तित होने पर इधर प्रकाश का जो वेग है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इधर वेग मान लीजिए c1 है, इधर वेग c2 है। कितना है, इधर वेग ऊपर c1 है, इधर वेग c2 है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो देखो ये बी है, ये अब यहाँ पर पहुंच गया बी डैश पर, कितना समय लगा, टी समय, है ना। इस तरंग को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय, टी लगा है। तो तरंग के इस बिंदु को बी से बी डैश तक पहुँचने में कितना समय लगा होगा, बी से लेकर बी डैश तक कितना समय लगा होगा, टी समय लगा होगा, क्योंकि इसे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, टी समय लगा है, टी समय। वेग हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का क्या है, c1 है। यहाँ पर क्या वेग मान के चल रहे हैं, c1 है। तो इस b से लेकर b डैश तक जो दूरी तय की गई है, ये b से लेकर b डैश तक जो दूरी तय की गई है वो क्या होगी, हम सभी जानते हैं चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी इक्वल टू क्या हो गया कायदे से, चाल इंटू समय, समय का पक्षांतर कर दिया इधर, तो दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय। तो बी से लेकर बी डैश की अगर हमें दूरी निकालनी है तो ये क्या है, ये ऊपर वाले माध्यम में, यहाँ पर प्रकाश का वेग c1 है, तो प्रकाश की चाल यहाँ पर क्या है, c1 है, इंटू समय। समय कितना लगा, वही टी समय लगा, यहाँ पर लिखा भी है टी समय लगा जाने में। तो देखो ये अपने पास क्या निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई बी से लेकर बी डैश तक की। ऐसे ही ए से लेकर ए डैश, है ना, ये भी वही तरंग है। तो ए से लेकर ए डैश तक इस तरंग को पहुंचने में जो दूरी तय करनी पड़ी है वो कितनी होगी, चाल इंटू समय। चाल क्या है, ए से लेकर ए डैश, ये माध्यम 2 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हम मान के चल रहे हैं c2 है, तो चाल इंटू समय, समय तो वही लगा होगा इसको भी टी। तो ए से लेकर ए डैश बराबर c2 इंटू टी, है ना। ये इस तरीके से क्या है, गति कर रहा है। हमें स्नेल का नियम सिद्ध करना है, साइन आई अपॉन साइन आर, किससे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से ये सिद्ध करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, हमेशा एक कांस्टेंट राशि आएगी, c1 बटा c2 आएगा। c1 क्या है, प्रकाश का वेग माध्यम 1 में, और ये माध्यम 2 में। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से अपना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो समझने वाली हैं। पहली चीज तो आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर लगती है। इस तरीके से जब एक समकोण त्रिभुज होता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है ना। अब देखो यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब भी इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज,
समकोण ट्राइंगल, तो उसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब इन दोनों में से किसी एक को भी लंब ले लो, अगर इसको लंब ले लोगे तो ये अपना आधार हो जाएगा, और अगर इसको लंब लोगे तो ये आधार हो जाएगा। तो ये लंब, ये आधार, या फिर इसको लंब ले लो, इसको आधार ले लो, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से चलता रहता है। आप सभी ने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, इसके कितने क्या रूल होते हैं, क्लास 10th की चीज़ है ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, तरंग है, प्रकाश हमेशा तरंग के फॉर्मेट में गति करता है, और हमेशा ये जो प्रकाश की गति चल रही है इस तरीके से, इससे 90 डिग्री पर 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर भी ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये यहाँ पर भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अपना काम शुरू होता है। ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, देखो ये प्रकाश की किरण है और ये तरंग है अपनी, इसके साथ में कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है और ये इस तरीके से अपनी तरंग भी है ना, इस तरीके से, और इनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। अब इसके बीच में से एक और रेखा इस तरीके से जा रही है ना, और इस रेखा का इस प्रकाश की तरंग के साथ कोण कितना है, आई है ना। ये देख लो, ये रेखा रही, ये लंबवत वाली रेखा, और ये हमारा क्या रही, तरंग रही, और ये प्रकाश, इसके बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री, और बीच वाली लाइन के साथ कितना कोण है, ये आई कोण है अपना, है ना, आई कोण है। तो जो बचा हुआ कोण कितना हो गया, 90 माइनस के आई। इस 90 में से इस आई को घटा दो तो बचा कुचा कोण निकल आएगा। तो ये कितना है, 90 डिग्री माइनस के आई, कितना है, 90 डिग्री माइनस के आई। सेम हियर, इधर भी देख लो, इधर भी वही काम होगा, पर इधर पहले नहीं, बाद में बताएंगे। इधर देखो ये कोण कितना होगा, देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये लंब है। कितना कोण है, 90 डिग्री का। यहाँ पर ये देखो कितना कोण है, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 90 माइनस के आई, है ना, 90 माइनस के आई है, ये देख लो ये कितना है कोण, 90 माइनस के आई। तो ये बचा कुचा कोण कितना होगा, 90 माइनस के आई। तो 90 माइनस के आई, 90 में से क्या करो, 90 माइनस के आई को घटा दो, तो 90 माइनस 90 गए तो जीरो, माइनस आई प्लस के आई हो गया। यानी कुल मिलाकर कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, प्लस के आई। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कितना एंगल बन गया अपना, आई एंगल बन गया। सेम हियर, इधर भी देखो, देखो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये कितना एंगल एंगल बन रहा है, आर एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर कोण कितना है, आर है, और यहाँ पर टोटल ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ बचा हुआ कोण कितना होगा, इस 90 में से इस आर को घटा दो तो ये 90 माइनस आर बचा हुआ कोण निकल आएगा। इसको इधर भी देखने की कोशिश करो, ये इस तरीके से एक तरंग है ना, और इस तरीके से ये प्रकाश है ये, और बीच में ये एक लंब है रेखा, ये 90 डिग्री है, ये अपना आर है। तो ये बचा कुचा 90 में से आर को घटा दो, 90 माइनस के आर, है ना। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर भी देखोगे 90 डिग्री का एंगल है, क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर पूरे में देखोगे तो आप, यहाँ पर कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ये। इसके बीच में ये एक रेखा हरे रंग की ये इस तरीके से गई है, जो कितना कोण बना रही है, 90 माइनस के आर। तो कितना कोण बना रही है, 90 माइनस के आर। तो बचा कुचा कितना होगा, 90 माइनस आर करोगे तो 90 माइनस के आर करोगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 90 जीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस के आर, तो बचा कुछ आ जाएगा प्लस के आर। ठीक वैसे ही ये कितना है, बचा कुछ अपना, चलिए कोई नहीं, इसको प्लस के आर बोल देते हैं, प्लस के आर इस तरीके से बोल देते हैं, प्लस के आर है। हो सकता है यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा कचरा हो गया हो, पर थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना, ज़्यादा समझना नहीं है। अब यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। पहला है देखो ये ए बी और बी डैश, ए बी और बी डैश ये देखने को मिल रहा है। गौर से देखो इधर, ये ए, ये बी, ये बी डैश, ये ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। देखो ये ए बी और बी डैश देखने को मिल रहा है कि नहीं।
तो ये ट्रायंगल अपन ने ले लिया ए बी और बी डैश। साइन आई क्यों आएगा, देखो ये यहाँ पर कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ल होता है। अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं साइन का सूत्र, तो साइन का लाल बटे कक्का मैंने आपको याद कराया था ना, लाल बटे कक्का, ऊपर क्या आता है sin cos tan। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का का लंब बटे कर्ण है ना, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लंब कितना है, लंब हो गया बी से लेकर बी डैश, और कर्ण कितना है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो इसी को लंब ले सकते हो या इसको लंब ले सकते हो, फिलहाल हम इसको लंब लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है। देखो इस तरीके से जब हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर 19 डिग्री का एंगल बन रहा हो और यहाँ पर हमें कोण दिया गया हो थीटा, तो ये हमारा लंब होता है इस थीटा के सामने वाला, और इस 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बचा कुचा अपना आधार होता है। तो सेम हियर देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कोण आई बन रहा है, तो आई के सामने वाला ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा है ना। तो लंब बराबर आधार, तो लंब क्या है बी से लेकर बी डैश, तो लंब हो गया ये बी से लेकर बी डैश, ये आई के सामने वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला ये ए से लेकर बी डैश, ए से लेकर बी डैश, ये क्या हो गया अपना कर्ण हो गया, ए से लेकर बी डैश। ओके, ये साइन आई हो गया। हमें एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो कि कुछ इस तरीके से है, ए डैश और बी डैश, ए से लेकर ए डैश और बी डैश, ए से लेकर ए डैश और बी डैश, ये त्रिभुज है एक, और नीचे वाला देख लो गौर से है ना। अब यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, यही 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या है आर है, तो साइन आर बराबर क्या होगा, वही लंब बटे कर्ण, आर के सामने वाला लंब होगा ए से लेकर ए डैश, तो साइन आर बराबर ए से लेकर ए डैश। दोबारा देख लो कौन सा त्रिभुज लिया है, ए डैश बी डैश, तो हमने यहाँ पर त्रिभुज लिया है ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार लिया है। इसमें ये जो कोण बन रहा है आर, इसके सामने वाला लंब होगा, तो आर के सामने है ए और ए डैश, तो ए डैश बटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा जो 19 डिग्री एंगल बन रहा है उसके सामने वाला, 19 डिग्री यहाँ पर बन रहा है यहाँ इसमें त्रिभुज में, तो इसके सामने वाला ये ए से लेकर बी डैश, ये क्या होगा अपना कर्ण हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश से ए बी डैश कट जाएगा, बचेगा क्या बी बी डैश बटा ए डैश, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू बी और बी डैश बटा ए और ए डैश। ये हमारे पास निकल के आया है, बी और बी डैश कितना निकल के आया है हमारे पास, इधर देख लो जरा, बी और बी डैश C1T है, बी और बी डैश C1T है, और यहाँ पर ए और ए डैश C2T है, ए और ए डैश C2T है, टी से टी कट गया तो बराबर क्या निकल के आया C1 बटा C2, यानी कुल मिलाकर देखें तो साइन आई बराबर बटा साइन आर बराबर C1 बटा C2 हमारे पास ये निकल के आ गया है, और यही तो हमें निकालना था, यही तो स्नेल का नियम कहता है। यानी यहाँ पर हमने अपवर्तन की और अपवर्तन के नियमों की भी व्याख्या कर दी, हाइगन के सिद्धांत से इनकी भी व्याख्या हमने कर दी है, इनकी भी व्याख्या कर दी है। C1 बटा C2 हमेशा कांस्टेंट निकल के आता है क्योंकि ये वीक है और ये माध्यम में समान रहता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा अपवर्तन क्या होता है। जिनकी भी समझ में नहीं आया उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पुरानी लेक्चर जाकर देख लें। ओके, जिनको भी नोट से रिलेटेड डाउट है वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका निवारण। ओके, चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।